running the place. Switch go. वेलकम डियर रॉकर्स। मैग्नेट मूवी सीरीज की पिछली वीडियो के लिए आपका सपोर्ट देखकर हम आज लेके आ गए हैं सीरीज की सेकंड मूवी। पहली मूवी में एक ही केस में इतनी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने के बाद हमारे हीरो मैग्नेट इस सेकंड मूवी में सॉल्व करेंगे दो केसेस। एक केस में पेरिस शहर में कत्ल होता है। विक्टिम का मुंह इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया गया है कि कोई उसको पहचान ही नहीं सकता। दूसरी ओर पेरिस से दूर एक गाँव में सीरियल किलिंग्स और डकैतियां होती है। मैग्नेट इन दोनों केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है और आखिर में एक ही टाइम पर दोनों केसेस को सॉल्व भी करता है। आपकी बेसब्री भी हमें फील हो रही है, इसलिए चलिए देखते हैं सीरीज की सेकंड मूवी जिसका नाम है मैग्नेट्स डेड मैन। मूवी की शुरुआत में पेरिस से बहुत दूर ग्राफोस नाम के गांव में एक बड़े फार्म हाउस को दिखाते हैं। इसके ओनर और उसकी पूरी फैमिली को बड़ी बेरहमी से खून किया गया है। बहुत सारे पैसे और गहने वगैरह भी चोरी हुए हैं। पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंच जाती है। पूरा घर तहस नहस पड़ा होता है और हर तरफ लाशें पड़ी हुई है। एक अंडरग्राउंड सीक्रेट लॉकर को तोड़कर पैसे और गहने भी चुराए गए हैं। तब उन्हें अलमारी से एक आवाज आती है और सभी अलर्ट होकर वार्न करते हैं कि चुपचाप बाहर आ जाओ वरना शूट कर देंगे। लेकिन बहुत देर बाद भी कोई बाहर नहीं आता। फिर पता चलता है कि एक छोटी लड़की डरी सहमी भी अलमारी में छुपी हुई है और यहाँ मूवी का टाइटल मैग्नेट्स डेड मैन डालकर होती है मूवी शुरू। अगले सीन में पेरिस को दिखाते हैं जहां एक आदमी अपनी जान हथेली में लिए भाग रहा है। वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसे दो आदमी पीछा कर रहे हैं। उनसे बचने के लिए ये आदमी एक होटल में घुसता है और वहां के बाहर से एक टोकन खरीदता है। फिर वो किसी को कॉल करता है और उस कॉल को अटेंड करता है अपना हीरो मैग्नेट। वो आदमी कहता है कि मेरी पत्नी नीना आपको जानती है, कुछ लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे फॉलो कर रहे हैं। वे 2:20 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मैग्नेट पूछता है कि इस वक्त तुम कहाँ हो। वो उस बार का नाम बताता है और बार बार कहता है कि मैं नीना का पति हूँ, प्लीज हेल्प मी। लेकिन इतने में कट जाती है कॉल। मैग्नेट तुरंत अपने असिस्टेंट को उस बार में चेक करने के लिए भेजता है। मैग्नेट परेशान भी है क्योंकि वो नीना नाम की किसी औरत को जानता ही नहीं। अब न जाने उस आदमी के साथ क्या हुआ होगा। मैग्नेट किसी भी चीजों को कैजुअली नहीं लेता, लेकिन इस मामले में उसको डर है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। तभी फिर उस आदमी का कॉल आता है, लेकिन दूसरे नंबर से। सर वो लोग बार में भी आ गए हैं, इसलिए मैं एक होटल की ओर भाग रहा हूँ, आप प्लीज वहाँ जाइए। मैग्नेट तुरंत उसके बताए हुए होटल के एड्रेस पर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो बहुत देर वेट करता है लेकिन कोई नहीं आता। उसका असिस्टेंट बताता है कि मैं आपके बताए हुए बार में गया। यहाँ पता चला कि एक आदमी नर्वस होकर कॉल कर रहा था। वो 30-35 साल का आदमी था और जरा मोटा भी, लेकिन अचानक वो किसी को देखकर डरने लगा और यहाँ से भाग गया। अब मैग्नेट कहता है कि उस आदमी का हुलिया बताकर सारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट कर दो। अगर उस जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया हो या वो कहीं देखा गया हो तो पुलिस वाले हमें इन्फॉर्म कर देंगे। अब असिस्टेंट बताते हैं कि कुछ लोगों ने एक आदमी को देखा था जो टेंशन में यहाँ वहाँ भटक रहा था और तब दिखाते हैं कि वो आदमी एक पिलर के पीछे छुपा हुआ है। जब उसे चेस करने वाले आदमी वहां नजर नहीं आते तो वो पास के एक पोस्ट ऑफिस में जाकर एक कवर खरीदता है और उसमें एक टिकट रखता है। फिर कवर पर एक एड्रेस लिखकर किसी को कॉल करता है, लेकिन अचानक एड्रेस काट कर दूसरा एड्रेस लिखता है। इसके बाद वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहता है कि यार मैं अल्बर्ट बोल रहा हूँ, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। कॉल काट कर वो बाहर जाता है तो वो दोनों फिर अल्बर्ट को फॉलो करते हैं। रात हो जाती है लेकिन मैग्नेट घर जाने के बजाय बड़ी कंफ्यूजन में होता है कि ये नीना है कौन, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। मैग्नेट का असिस्टेंट न्यूज़पेपर में ग्राफोस गांव में हुए कत्लों के बारे में पढ़ रहा होता है। उस केस में वहां की पुलिस एक आदमी को ढूंढ रही है जो पेरिस से गॉर्डरविले गया था, लेकिन वो सीधे जाने के बजाय ग्राफोस से होकर गया। मैग्नेट के असिस्टेंट डिस्कस करते हैं कि पेरिस से गॉर्डरविले 2 घंटे का रास्ता है, फिर कोई ग्राफोस से होकर इतना घुमावदार रास्ता क्यों लेगा। पर मैग्नेट के माइंड में अभी भी उस आदमी की आवाज गूंज रही होती है जिसने फोन पर मदद मांगी थी। और तब उन्हें एक कॉल आता है और हमें दिखाते हैं कि एक आदमी को बुरी तरह पीटकर बीच सड़क पर डाल दिया गया है। मैग्नेट और उसके असिस्टेंट्स स्पॉट पर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उस आदमी का चेहरा पहचानने लायक ही नहीं है, इतनी बुरी तरह उसे घायल किया गया है। अब एक आई विटनेस बताता है कि एक क्रीम एंड ब्लू कलर की कार में इस आदमी को यहाँ पर लाया गया था और इसे यहाँ फेंक कर वो तुरंत चले गए। उस कार का नंबर 75 से एंड होता है, लेकिन वो इसी शहर की कार लग रही थी। मैग्नेट का असिस्टेंट बताता है कि मुझे तो ये गैंग वॉर लगती है। यहाँ के गैंग्स आपस में लड़ते रहते हैं और अक्सर एक दूसरे को इसी तरह मार डालते हैं। मैग्नेट कुछ सोचता है और अपना शू उतारकर लाश को पहनाता है। जब लाश को वहां से लेके जाते हैं तो मैग्नेट भी अंदर बैठ जाता है। उसके असिस्टेंट्स हैरान हो जाते हैं कि मैग्नेट इस केस में इतना इमोशनल क्यों हो रहा है। दरअसल मैग्नेट परेशान है क्योंकि इस आदमी ने उसे कॉल करके मदद मांगी थी, लेकिन वो उसे बचा नहीं पाया। अब शव विश्लेषण में पता चलता है कि विक्टिम की छाती पर चाकू से वार किया गया है, जिसके कारण वो मर गया था, लेकिन उसके बाद उसके हाथ, पैर और मुंह तोड़ दिए गए हैं। मैग्नेट के पूछने पर फॉरेंसिक डॉक्टर बताता है कि इसके हाथ बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन पैर बहुत स्ट्रांग हैं। ये जरूर ऐसा काम करता है जिसमें बहुत देर खड़ा रहना पड़ता है। कल रात 8 से 10 बजे के अंदर इसका खून हुआ है।
थोड़ी कोशिश करके इसके डैमेज चेहरे को हम रिक्रिएट कर सकते हैं। यहाँ होता है सीन कट और मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स को उस बार में और पोस्ट ऑफिस में जाकर इंक्वायरी करने को कहता है। दोनों जगह जाकर पता लगाओ कि इस आदमी ने किसे कॉल किया और वो क्या बात कर रहा था। हमें पता लगाना है कि वो कहाँ गया था, क्योंकि पोस्ट ऑफिस से निकलने के 3 घंटे बाद वो मर गया और शव स्टेशन में पता चला है कि उसके पेट में खाना था, मतलब खाने के बाद उसका खून हुआ। पता लगाओ कि जो उसने फूड खाया था वो आइटम्स किस होटल के मेन्यू में है। इस तरह हम उसे ट्रैक कर सकते हैं कि वो मरने से पहले कहाँ गया था। मैग्रेट का इतना साफ और डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद एक असिस्टेंट बार में, दूसरा पोस्ट ऑफिस में और तीसरा होटल्स में चेक करने के लिए निकल जाता है। चौथा असिस्टेंट पता लगाने जाता है कि किसी का क्रीम एंड ब्लू कलर का कार चोरी हुआ है या नहीं। इस तरह चारों दिशाओं में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होती है शुरू। पोस्ट ऑफिस में पता चलता है कि विक्टिम का कवर उसके डेस्टिनेशन एड्रेस पर पहुंच चुका है, लेकिन उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। क्रीम एंड ब्लू कलर का ओनर बताता है कि 15 दिन पहले मेरी कार चोरी हो गई थी, मतलब खूनी ने उसका नंबर प्लेट भी चेंज किया होगा। मैग्रेट जो बारीक से बारीक डिटेल्स को बड़े ध्यान से जांचता है, वो विक्टिम की ड्रेस एक पुतले को पहना देता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम घर जाते ही क्या करते हो। सर, मैं तो अंदर जाते ही अपनी वाइफ को किस करता हूँ। मैग्रेट उसे ऊपर से नीचे घूर कर कहता है कि मैं तो सबसे पहले घर जाकर नहा धोकर ड्रेस चेंज करता हूँ। इस आदमी ने भी घर जाकर ड्रेस चेंज किया होगा, लेकिन इसकी पैंट और कोट बिल्कुल भी मैच नहीं करते। तब एक कोट पर चाकू से किए गए छेद को देखते हैं। अब मैग्रेट उस छेद में से एक चाकू घुसाता है। अगर यहाँ चाकू मारा गया था तो विक्टिम के पेट में लगना चाहिए, लेकिन असल में उसकी छाती पर चाकू के निशान है, यानी छाती पर वार करने से ये मरा है। लेकिन उसके बाद इस जगह पर चाकू से छेद किया गया। तभी डॉक्टर बताता है कि विक्टिम के शूज में कई तरह के ड्रिंक्स मिले हैं, मतलब ये किसी बार में काम करता था। अब मैग्रेट उस बार में जाता है जहाँ से विक्टिम्स ने अपना पहला कॉल किया था। मैग्रेट वही सब कुछ बात करता है जो विक्टिम ने वहां पर किया होगा। इस तरह वो उस दिन के सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश करता है। तब उसको याद आता है कि उस दिन आदमी ने कहा था कि वो लोग मुझे 220 से चेस कर रहे हैं, तो क्या वो टाइम बता रहा था? लेकिन घबराहट में कोई इतना ठीक टाइम क्यों बताने लगा? इस तरह सोचते हुए मैग्रेट को ख्याल आता है कि ये किसी ट्रेन की टाइमिंग हो सकती है, या फिर हॉर्स रेस में भी इस तरह के शब्दों को यूज किया जाता है। अब मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स को ट्रेन स्टेशन और रेस कोर्स में जाकर चेक करने की इंस्ट्रक्शन देता है। पता लगाओ कि दोनों जगह पर किसी ने उस आदमी को देखा है या नहीं। मैग्रेट ने बिल्कुल ठीक गैस किया था। रेस कोर्स का स्टाफ बताता है कि यह आदमी यहाँ पर अक्सर आता था, लेकिन किसी से ज्यादा घुल मिलकर बात नहीं करता था। यहाँ लोग हॉर्स रेस के बाद अपना टिकट फेंक देते थे। उन टिकट को उठाकर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। इतने में मैग्रेट का चीफ उसे बुलाता है और विक्टिम की पत्नी के बारे में पूछता है। क्या तुम सच में उसकी पत्नी नीना को जानते हो? मैग्रेट ना में जवाब देता है। क्या वो लेटर तुम्हें मिला है जो उस आदमी ने पोस्ट ऑफिस से भेजा था? सर, मुझे लगता है विक्टिम ने वो लेटर किसी और को भेजा था। अच्छा, ये बताओ, क्या किसी ने इस आदमी की मिसिंग कंप्लेंट की है? नहीं सर, ऐसा कोई कंप्लेंट नहीं आया है। तो फिर इस केस को तुरंत क्लोज कर दो। दरअसल गांव के फार्म हाउस केस में खूनी का पता नहीं चला है, वो एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए हमें उस केस पर ध्यान देना होगा। लेकिन मैग्रेट कहता है कि बिना खूनी का पता लगाए मैं इस केस को क्लोज नहीं करूंगा, पर चीफ ऑर्डर देता है कि ये केस क्लोज करो और फार्म हाउस केस के लिए तैयार हो जाओ। अब अगली सुबह ग्राफ हाउस का इंस्पेक्टर फार्म हाउस केस की सारी डिटेल्स लेकर आता है और फॉरेंसिक डॉक्टर को एक्सप्लेन करता है कि ओनर की फैमिली को बड़ी क्रूरता से मारा गया, घर की औरतों को बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर करके उनका खून किया गया है। और तभी मैग्रेट अंदर आता है। दरअसल इंस्पेक्टर ने मैग्रेट के बारे में बहुत कुछ सुना है। दोनों मिलते हैं तो मैग्रेट रिक्वेस्ट करता है कि आप प्लीज मेरी पूरी टीम ले लीजिए, लेकिन मुझे सिर्फ 2 आदमी चाहिए जो दूसरे केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2-3 दिन में वे काम खत्म करके फार्म हाउस केस में आपका साथ देंगे। इंस्पेक्टर मैग्रेट की बहुत रिस्पेक्ट करता है और तुरंत मान जाता है। पूरा स्टेशन फार्म हाउस केस की इन्वेस्टिगेशन में लगा होता है, लेकिन मैग्रेट के 2 असिस्टेंट्स अल्बर्ट के केस में लगे हुए हैं। वे डिस्कस करते हैं कि विक्टिम आखिर में रेस कोर्स गया था और वहां से बचकर भागा था। उसे भागते हुए कुछ लोगों ने देखा था और उस क्रीम एंड ब्लू कलर कार को ठीक 8:10 पे एक जगह देखा गया था। ये वही जगह है जहाँ विक्टिम को सड़क पर फेंक दिया गया है, लेकिन वो कार पेरिस शहर की है ही नहीं। इनकी डिस्कशन के बीच चीफ आ जाता है और पूछता है कि ये छुप छुप कर तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा सीनियर मैग्रेट महाशय कहाँ पर है? असिस्टेंट्स झूठ बोलते हैं कि मैग्रेट जी बीमार हैं और घर पर आराम कर रहे हैं। अब चीफ चिढ़कर मैग्रेट को कॉल करके डांटता है कि तुम उस केस को इसी वक्त छोड़ दो और कल सुबह आकर फार्म हाउस केस का चार्ज ले लो। मैग्रेट बिना कुछ कहे कॉल काट देता है और अपनी पत्नी के साथ अल्बर्ट का केस डिस्कस करने लगता है। अब उसकी पत्नी भी मैग्रेट के साथ कई साल बिताने के बाद उसी की तरह सोचने लग जाती है। वो बताती है कि विक्टिम के शूज में कई तरह के ड्रिंक्स मिले थे, राइट? और तुम्हें लगता है कि वो किसी बार में काम करता है, राइट? लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो बार में ही काम करता हो, वो किसी बार का ओनर भी तो हो सकता है। वाह मेरी शेरनी, तुम ही मेरी असिस्टेंट बन जाओ। ये कहकर मैग्रेट सोच में पड़ जाता है कि विक्टिम ने 2 बार मुझे कॉल किया था, लेकिन तीसरी बार उसने मुझे नहीं किसी और को कॉल किया। उसने किसे कॉल किया होगा? ऊपर से वो खाना खाकर मरा है। अब उसकी पत्नी कहती है कि शायद उसने अपने किसी दोस्त को कॉल किया होगा
और उसका इंतजार करते हुए उसने खाना भी खा लिया। यार तुम तो सच में मुझसे आगे निकल गई। मतलब उसका फ्रेंड टाइम पर नहीं आया, शायद उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई होगी। इस तरह अपनी थ्योरी को बिल्ड करते करते वे गैस कर ही लेते हैं कि असल में क्या हुआ था। अब मैग्रेट अपने असिस्टेंट्स को कॉल करके बताता है कि विक्टिम 8 से 10 बजे के बीच मरा है, लेकिन 8:10 पर वो क्रीम एंड ब्लू कलर की कार एक जगह रुक गई थी। इसका आई विटनेस भी है। मतलब उस कार में जो आया था वो खूनी नहीं बल्कि विक्टिम का फ्रेंड था जो विक्टिम से मिलने जा रहा था, पर रास्ते में उसकी कार ब्रेक डाउन हो गई। अब तुम उस कार की डिटेल्स प्रेस को दे सकते हो क्योंकि वो कार खूनी की नहीं है। अगली सुबह पुलिस स्टेशन में एक बुजुर्ग औरत आकर कहती है कि मैंने उस क्रीम एंड ब्लू कलर की कार को देखा है। अरे माँ जी जरा धीरे बोलिए, चीफ को पता चल गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वो औरत धीरे से कहती है कि मैंने उस कार को अपने पड़ोस में देखा था। वहाँ एक कपल अपना होटल और बार चलाते हैं और मैंने इस कार को वहीं देखा था। अब मैग्रेट उस औरत से सारी डिटेल्स ले लेता है। जैसा मैग्रेट की पत्नी ने कहा था, विक्टिम बार में काम नहीं करता बल्कि एक बार का ओनर भी हो सकता है। मैग्रेट और उसके असिस्टेंट्स उस बार में पहुंच जाते हैं। मैग्रेट पूछता है कि चीफ ने तुम दोनों को इस केस के लिए छोड़ा कैसे। वे बताते हैं कि गुरु सब आपसे ही सीखा है। हमने बोल दिया कि मैग्रेट सर का जुकाम हमें भी लग गया है, अगर हम काम पे आए तो सबको जुकाम हो जाएगा। चीफ ने हमें 2 दिन की छुट्टी दे दी। अब वे ग्लव्स वगैरह पहनकर बार के अंदर जाते हैं। वहाँ चीजें बिखरी पड़ी होती हैं और जगह जगह खून के दाग हैं, लेकिन कैश बॉक्स के पैसे वैसे के वैसे ही हैं और कीमती चीजों को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होता। मतलब ये पैसों के लिए नहीं किया गया था। एक कबर्ड में विक्टिम के मिसमैच करने वाले पैंट कोट वगैरह रखे गए हैं। नीचे के ड्रॉर में छोटे बच्चों के ड्रेस एसेसरीज वगैरह होते हैं। तभी असिस्टेंट विक्टिम और उसकी पत्नी का फोटो दिखाता है। सर क्या आप इस औरत को जानते हैं? पर मैग्रेट को उसका चेहरा बिल्कुल भी याद नहीं होता। अब वे इस फोटो को न्यूज़पेपर में छापने का फैसला करते हैं ताकि अगर अल्बर्ट ने अपने दोस्त को कॉल किया था तो न्यूज़पेपर ऐड देखकर वो मैग्रेट को कांटेक्ट जरूर करेगा। तभी फॉरेंसिक डॉक्टर आता है और वहाँ की हालत देखकर कहता है कि कोई यहाँ कुछ ढूंढने आया होगा और शायद उसको वो चीज नहीं मिली, इसलिए पूरे बार को टटोलकर चला गया। ये सुनकर मैग्रेट और उसकी टीम रात को बार में ही रुकते हैं। मैग्रेट अपनी पत्नी को इन्फॉर्म कर देता है और कहता है तुम सेफ रहना। और तभी बाहर एक आदमी इन्हें देख देख कर बहुत परेशान होता है। इसका नाम हम हैटी रखेंगे। वो बहुत गुस्से में वहां से निकलता है और एक होटल के अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो एक कमरे में जाता है तो होटल का अटेंडर भागकर एक छेद से हैटी के कमरे में झांक देता है। अंदर एक औरत और 2 आदमी होते हैं। हैटी दोनों आदमियों से भिड़ जाता है और चिल्लाता है कि तुमने तो कहा था कि वो मर गया, वो तो वहाँ अपना बार और होटल चला रहा है। दरअसल ये दोनों आदमी वही हैं जो अल्बर्ट का पीछा कर रहे थे। अब दोनों आदमी और वो औरत हैटी से भीख मांगते हैं कि प्लीज जल्दी हमें माल दे दो, हमारी जान निकल रही है। दरअसल हैटी इन्हें ड्रग्स देता है और ड्रग्स के बदले वो इनसे अपनी जरूरत के काम करवाता है। हैटी उन्हें खूब पीटता है और धमकाता है कि कल उस बार का ओनर जिंदा नहीं बचना चाहिए। ये कहकर वो चला जाता है और तब अटेंडर तेजी से भागकर रिसेप्शन में खड़ा होता है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। हैटी दूसरे बार में जाता है और वहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को पिकअप करता है। फिर वो उसे कॉस्टली गहना भी देता है और एक जेंटलमैन की तरह उसे गाड़ी में बैठाकर कहीं लेके जाता है। अगले दिन मैग्रेट की पत्नी सब्जी वगैरह लेकर उसी होटल में पहुंच जाती है जहां मैग्रेट अपनी टीम के साथ है। अरे यहाँ का सीन देखकर तो लगता है ये लोग यहीं सेटल होने वाले हैं। मैग्रेट किचन में खाना बनाता है और उसकी पत्नी उसकी मदद करती है। एक टेबल पर मैग्रेट के असिस्टेंट कस्टमर की तरह बैठे होते हैं और मैग्रेट आकर उनका ऑर्डर लेता है। एक असिस्टेंट कहता है कि वेटर जरा 2 चाय लेके आना। मैग्रेट डांटता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। दरअसल ये लोग इस होटल को चलाने की एक्टिंग कर रहे हैं और ये खूनी के लिए एक ट्रैप है। मैग्रेट को यकीन है कि होटल और बार को फिर से चलता हुआ देखकर खूनी को शक होगा और वो बार में जरूर आएगा। अब उसके असिस्टेंट्स ऑर्डर देने के बहाने मैग्रेट को अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताते हैं। सर विक्टिम का नाम अल्बर्ट है और उसने 18 महीने पहले ये होटल और बार सेट किया था। उससे पहले वो वेटर का काम करता था। वो अपनी पत्नी नीना से पेरिस में ही मिला था। अल्बर्ट के कुछ रिश्तेदार भी यहीं पर रहते हैं। तभी उसी होटल के 2 रेगुलर कस्टमर्स भी वहां पर आ जाते हैं। मैग्रेट के असिस्टेंट्स उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं कि क्या इस होटल की ओनर नीना प्रेग्नेंट थी या उनका कोई छोटा बच्चा था। वे कहते हैं कि अल्बर्ट और नीना के कोई बच्चे नहीं हैं, लेकिन उन्हें बच्चों की बड़ी चाह थी। और तब हैटी के भेजे हुए दोनों ड्रग एडिक्ट्स वहां पहुंच जाते हैं। वे नहीं जानते कि इस होटल को अब पुलिस ऑफिसर मैग्रेट चला रहा है। एक आदमी सीधे अंदर जाकर एक ड्रिंक ऑर्डर करता है, लेकिन मैग्रेट के असिस्टेंट की गंध देखकर वो समझ जाता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं। वो तुरंत बाहर चला जाता है। एक और मैग्रेट का एक असिस्टेंट उसे चेस करता है और दूसरी ओर मैग्रेट और दूसरा असिस्टेंट उसे कार में चेस करते हैं। चलते चलते वो एक बार में घुसकर किसी को कॉल करता है। मैग्रेट की टीम भी कैजुअली बार के अंदर चली जाती है। अचानक वो किसी को गिराकर वहां से भागने लगता है। ये तीनों भी उसे चेस करते हैं और तभी उस आदमी की पीठ पर 2-3 गोलियां चलने लग जाती हैं। दरअसल हैटी ने उसे शूट कर दिया था।
क्योंकि अगर ये पुलिस के हाथ लगता तो हैटी पकड़ा जाता। मैग्रेट पुलिस स्टेशन जाकर अपनी पत्नी को कॉल करता है। वो माफी मांगता है कि जल्दी में मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर आना पड़ा, मैं अभी गाड़ी भिजवाता हूँ, तुम घर चले जाना। वो कहती है कि एक दिन इस अलग से माहौल में तुम्हारा साथ देकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तभी हैटी वहाँ पर आता है, लेकिन इसी बीच मैग्रेट की भिजवाई हुई गाड़ी को देखकर वो चला जाता है। इस तरफ मैग्रेट की पत्नी बच जाती है। यहाँ फार्म हाउस केस में अभी तक कोई लीड नहीं मिली है, लेकिन अल्बर्ट के केस में पब्लिक में शूट आउट हुआ है, इसीलिए चीफ इस केस को पहले सॉल्व करने का ऑर्डर देता है। मैग्रेट की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि जिस पर शूट आउट हुआ है वो एक इलीगल इमिग्रेंट है और यहाँ वो बिना परमिशन के रह रहा था। उस जैसे और भी कई लोग एक होटल में रहते हैं। ये वही होटल है जहां उस दिन हैटी ड्रग एडिक्ट्स को धमका रहा था। मैग्रेट वहां सबको अरेस्ट कर लेता है क्योंकि वे दूसरे देश के लोग हैं और बिना परमिशन के फ्रांस में रह रहे हैं। पुलिस को देखते ही दूसरा ड्रग एडिक्ट अपनी चीजें लेकर वहां से भागने लगता है। उसके साथ रहने वाली औरत भी उसके साथ जाना चाहती है, लेकिन वो उसे छोड़कर भाग जाता है। जब मैग्रेट की टीम उस कमरे में जाती है तो वो औरत चिल्लाने लगती है और एक असिस्टेंट पर अटैक कर देती है। दरअसल वो प्रेग्नेंट है और दर्द के मारे चिल्ला रही है। मैग्रेट तुरंत उसके लिए एम्बुलेंस बुलाता है। उस लड़की को एम्बुलेंस में चढ़ाकर मैग्रेट होटल के अटेंडेंट से सवाल जवाब करता है। जब वो बताने से इनकार करता है तो मैग्रेट उसको धमकाता है कि इतने सारे लोगों को बिना परमिशन के यहाँ रखने के लिए तुम्हें उम्र कैद की जेल हो सकती है। वो डर के मारे बता देता है कि इस कमरे में 2 आदमी और एक औरत ही रहते हैं, लेकिन एक और आदमी है जो इनके लिए ड्रग्स लेके आता है और इनसे न जाने क्या क्या करवाता है। कभी कभी तो वो इन्हें बाहर भी लेके जाता है और लौटते वक्त उनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं और उनके कपड़ों पर खून भी लगा होता था। फिर वो अपना रजिस्टर चेक करके बताता है कि वे कौन सी तारीखों में बाहर गए थे और इस इन्फॉर्मेशन के जरिए कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मैग्रेट को पता चलता है कि ग्राफोस गांव में जिन तारीखों में खून और चोरियां हुई थी उन्हीं तारीखों पर वो चौथा आदमी यानी हैटी इन ड्रग एडिक्ट्स को होटल से बाहर लेके गया था। अब मैग्रेट को यकीन हो जाता है कि फार्म हाउस फैमिली का कत्ल भी इन्हीं लोगों में से किसी ने किया होगा। यानी मैग्रेट ने एक तीर से 2 शिकार कर लिए। वो तुरंत ग्राफ हाउस के इंस्पेक्टर को बुलाता है। इंस्पेक्टर आता है और मैग्रेट के सबूत देखकर दंग रह जाता है, लेकिन वो पूछता है कि ये लोग ठहरे इलीगल इमिग्रेंट्स, फिर इन्हें कैसे पता चला कि उस गांव में कौन अमीर है, किसके पास पैसा धन दौलत है वगैरह वगैरह। मैग्रेट कहता है कि वे शहरों और गांव में जाकर काम करते हैं, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किसके पास कितना पैसा है। इतना ही नहीं, वो चौथा आदमी जो इन ड्रग एडिक्ट से खून करवाता था वो इनके साथ गाड़ी में नहीं बल्कि अकेले ट्रेन में जाता था। इस तरह मैग्रेट फार्म हाउस केस की इंपॉर्टेंट लीड इंस्पेक्टर को दे देता है, लेकिन अल्बर्ट को क्यों मारा गया इस बारे में कुछ पता नहीं चला। अब दूसरा ड्रग एडिक्ट हैटी से लड़ता है कि मेरे साथी को क्यों शूट किया। इस पर हैटी कहता है कि उस प्रेग्नेंट औरत को पुलिस पकड़ कर लेके गई है। इससे पहले कि वो पुलिस को मेरे बारे में कुछ बताए तुम्हें उसे खत्म करना होगा वरना हम दोनों फंस जाएंगे। अगले सीन में दिखाते हैं कि फार्म हाउस फैमिली की छोटी लड़की जो जिंदा बच गई थी उसे स्टेशन लाया जाता है। मैग्रेट उसे हैटी के 2 आदमियों और उस प्रेग्नेंट लड़की की फोटोज दिखाता है तो वो कंफर्म करती है कि इन्हीं लोगों ने मेरे परिवार को मार डाला था। अब मैग्रेट हॉस्पिटल जाकर उस इमिग्रेंट औरत से कहता है कि चुपचाप अपना जुर्म कबूल कर लो। मेरे पास आई विटनेस है जिसने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फार्म हाउस में खून करते हुए देखा है। लेकिन वो औरत नहीं मानती। अब मैग्रेट बहुत गुस्से में कहता है कि ये मत सोचो कि तुम्हारा अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है इसलिए पुलिस तुम पर रहम करके छोड़ देगी। तुमने तो एक परिवार को खत्म करके मार डाला, बेहद घिनौने तरीके से औरतों को टॉर्चर करके मार डाला है। सच नहीं बोलोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ये कहकर मैग्रेट बाहर चला जाता है, लेकिन बाहर जाकर वो नर्स से कहता है कि इस औरत और इसके बच्चे का ख्याल रखना। अब इंस्पेक्टर हैरान जाता है कि गुरु आपको तो मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप किस तरह के इंसान हो। अंदर तो लड़की को मार डालने की धमकी दे रहे थे, लेकिन यहाँ नर्स से कह रहे हो कि उसका ख्याल रखना। क्या करूं इंस्पेक्टर, वो एक औरत है और रोजी रोटी के चक्कर में यहाँ इमिग्रेंट बनकर आई है। अब न जाने उसके बच्चे का क्या होगा। खूनी सही, लेकिन मुझे उस औरत से हमदर्दी है। कुछ देर बाद उस औरत को अरेस्ट करके लेके जाते हैं। वो पूछती है कि मेरे बच्चे का क्या होगा। मैग्रेट का असिस्टेंट कहता है कि उसे हम संभाल लेंगे, तुम जेल के अंदर खुश रहना। और तभी दूसरा ड्रग एडिक्ट वहां पर आ जाता है और इस औरत को शूट करने के लिए एम करता है। इतने में मैग्रेट का असिस्टेंट उससे ही शूट कर देता है। इस तरह हैटी का दूसरा आदमी भी मारा गया, पर हैटी का अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और अब तक ये भी पता नहीं चला है कि अल्बर्ट का खून क्यों किया गया। मैग्रेट घर लौटता है तो एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल मैग्रेट ने न्यूज़पेपर में अल्बर्ट के फ्रेंड के लिए एक एड दिया था कि अल्बर्ट मुसीबत में है, अगर तुम उसके फ्रेंड हो और अगर तुम्हारे पास क्रीम एंड ब्लू कलर की कार है तो मुझे कांटेक्ट करो। तो यह है अल्बर्ट का फ्रेंड जिसका नाम है डेव। इसकी क्रीम एंड ब्लू कलर की कार को कत्ल के दिन देखा गया था। डेव बताता है कि उस दिन अल्बर्ट ने कॉल करके मुझे बताया कि ग्राफोल्स के फार्म हाउस में जो कत्ल हुए हैं मैंने उन कत्लों का पता लगा लिया है और उसने मुझे ये भी कहा कि अगर मैं उन लोगों की मदद करूं तो वे मुझे पैसे देंगे। अब मैग्रेट पूछता है तो वो लोग कौन है जिनका जिक्र अल्बर्ट कर रहा था।
सर ये मैं आपको नहीं बता सकता वरना मुझे प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं अल्बर्ट की मदद करने जा ही रहा था कि तभी मेरी गाड़ी खराब हो गई। बाद में जब मैं अल्बर्ट के घर पहुंचा तो वो मरा हुआ पड़ा था। तो मिस्टर डेव, आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर मैं 10 साल से जेल में था, हाल ही में पैरोल पर बाहर आया हूँ, मैं दोबारा अंदर नहीं जाना चाहता था सर। पुलिस मेरी एक भी बात सच नहीं मानेगी, उल्टा अल्बर्ट के केस को गैंग वॉर के नाम देकर क्लोज कर देगी। और केस को और पेचीदा बनाने के लिए मैंने खुद अपने दोस्त के हाथ पैर और उसका मुंह तोड़कर उसे सड़क पर फेंक दिया ताकि ये गैंग वॉर न लगे। अच्छा तो ये बात है, लेकिन अल्बर्ट की पत्नी नीना कहाँ पर है? मैग्रेट के इस सवाल के जवाब में डेव कहता है कि नीना का इन बातों से कोई लेना देना है ही नहीं, वो एक सेफ जगह पर है। मैग्रेट सच और झूठ को परखने में बिल्कुल एक्सपर्ट है और सच बताने वालों से उसे हमेशा हमदर्दी होती है। वो डेव की सिचुएशन को समझ जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। डेव मैग्रेट को एक लेटर देता है और कहता है कि अल्बर्ट ने पहले इस पर अपना एड्रेस लिखा था, फिर न जाने क्या हुआ उसने मेरा एड्रेस लिखा और मुझे ये लेटर मिल गया। मैग्रेट उस लेटर को खोलता है तो उसके अंदर एक ट्रेन टिकट होता है और ये देखकर मैग्रेट का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। दरअसल ये हैटी का टिकट है जो किसी तरह अल्बर्ट के हाथ लग गया था। ये पेरिस से ग्राफोस जाकर वहां से गॉर्डरविले पहुंचने का ट्रेन टिकट है। इस एविडेंस को बचाने के लिए ही अल्बर्ट इसे मैग्रेट को भेजना चाहता था। अब मैग्रेट को पता चल चुका है कि ये टिकट ड्रग एडिक्ट से खून करवाने वाले आदमी का ही है। तब मैग्रेट को याद आता है कि रेस कोर्स में हॉर्स रेसिंग के टिकट्स जमीन पर बिखरे पड़े थे और बच्चे उसको उठाकर खेल रहे थे। वो कुछ गैस करता है और उस इलीगल होटल की अटेंडेंट से दोबारा मिलता है जिसे लॉकअप में रखा गया है। मैग्रेट जानता है कि हैटी खुद को बचाने के लिए अटेंडर को भी खत्म करने की कोशिश करेगा, इसीलिए वो अटेंडर को रेस कोर्स में लेके जाता है और वे हैटी का इंतजार करते हैं। लेकिन यहाँ हैटी को पता चल गया है कि वो बुरी तरह फंस चुका है, इसीलिए वो अपने पैसे और चीजें लेकर शहर छोड़ने का फैसला करता है। वो क्लब में जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को भी पिकअप कर लेता है। वो बहुत खुश होती है कि अब उसे इस बार में काम नहीं करना पड़ेगा। दोनों खुशी खुशी शहर छोड़कर बच जाते हैं। लेकिन हैटी को हॉर्स रेस की लत लग गई थी और वो जाने से पहले आखिरी बार हॉर्स रेसिंग में बैटिंग करना चाहता है। इसकी बदकिस्मती है कि मैग्रेट पहले से ही वहां अपना जाल बिछाकर बैठा हुआ है। पर हैटी का एक और मकसद भी है। यहाँ मैग्रेट अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसके पास गन भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पब्लिक में उसे पकड़ने के बजाय कुछ दूर उसे फॉलो करके पकड़ना होगा। और लगता है हैटी बैट जीत गया है और दोनों बहुत खुश होते हैं कि जाने से पहले इतनी बड़ी रकम जीत गए। नीचे आकर हैटी कहता है कि तुम काउंटर से प्राइज मनी ले लो, मैं खाने के लिए कुछ लेके आता हूँ। ये कहकर वो चला जाता है और रेस कोर्स में एक आदमी से मिलता है जो उसके चुराए हुए गहने खरीदता है। यहाँ मैग्रेट के असिस्टेंट उसकी गर्लफ्रेंड को भीड़ से अलग ले आते हैं और सवाल जवाब करते हैं। इतने में हैटी गहने बेचकर पैसे लेके आता है और पुलिस को देखकर भागने लगता है। लेकिन तभी ग्राफोस गांव का इंस्पेक्टर उसके सर पर एक भारी चीज मारकर उसे गिरा देता है। फिर वे उसे लॉकअप में बंद करके उसकी गर्लफ्रेंड को समझाते हैं कि ये आदमी तुम्हें धोखा दे रहा था, इसकी शादी हो चुकी है और 2 बच्चे भी हैं। ये सुनकर वो रियलाइज करती है कि इसके भरोसे बार की नौकरी छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैग्रेट हैटी से कहता है कि मेरे दिमाग में एक थियरी है कि अल्बर्ट को तुम्हारे जुर्म का कैसे पता चला, तुम सिर्फ इतना बताओ कि मेरा गैस सही है या नहीं। दरअसल हैटी ने हॉर्स रेसिंग का टिकट खरीदा था और रेस के बाद उसे फेंकते वक्त उसने अपना ट्रेन टिकट भी गलती से फेंक दिया था और वो टिकट अल्बर्ट के हाथ लग गया। अल्बर्ट ने रेडियो पर सुना था कि फार्म हाउस मर्डर केस में कातिल पेरिस से सीधे गॉर्डरविले जाने के बजाय ग्राफोस से होकर गया था। हालांकि नॉर्मली कोई इतना घुमावदार रास्ता नहीं चुनता। अल्बर्ट को शक हुआ और वो उस टिकट को पुलिस के हवाले करना चाहता था, लेकिन हैटी ने उसका पता लगा लिया और उसे अपने ड्रग एडिक्ट साथियों के जरिए मार डाला। इतना बताकर मैग्रेट उससे सवाल करता है कि तुम्हारी पत्नी है और 2 प्यारे बच्चे हैं, फिर तुम इतने बड़े जल्लाद कैसे बन गए कि सिर्फ पैसों और गहनों के खातिर तुमने कई फैमिलीज को खत्म कर डाला, औरतों और छोटे बच्चों का लिहाज भी नहीं किया तुमने। अल्बर्ट और उसकी पत्नी अपना एक बच्चा चाहते थे, लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले ही तुमने उसे मार डाला। इस तरह इमोशनली कहकर मैग्रेट वहां से चला जाता है। वो अपनी पत्नी को लेकर सीधे नीना से मिलने जाता है। दरअसल अब उस होटल और बार को नीना चलाने लग जाती है। वो बताती है कि हमने लव मैरिज की थी, अल्बर्ट को बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन हमने फैसला किया था जब ये होटल अच्छा चलने लगेगा तभी बच्चे करेंगे। अल्बर्ट ने तो 1 साल पहले से ही बच्चे के लिए ड्रेसेस खरीदना शुरू कर दिया था। अब ना तो अल्बर्ट है और ना कभी मेरे हाथ में मेरा बच्चा होगा। ये कहकर वो रो पड़ती है। तभी अचानक मैग्रेट को उस ड्रग एडिक्ट औरत की याद आती है जो हैटी के लिए काम कर रही थी। उसका एक बच्चा हुआ था। मैग्रेट नीना को उसके बारे में बताता है और कहता है तुम चाहो तो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकती हो, मैं उसकी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा दूंगा। ये सुनकर नीना बहुत खुश होती है और तुरंत मान भी जाती है। मैग्रेट और उसकी पत्नी होटल से बाहर निकलते हैं तो मैग्रेट नीना से पूछता है कि अल्बर्ट ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, तुम मुझे कैसे जानती हो? इस पर नीना कहती है कि सर आपको कौन नहीं जानता है। दरअसल पहले मैं एक होटल में काम करती थी और तब आप दोनों वहाँ हनीमून के लिए आए थे।
तब मुझे पता चला कि मैग्रेट बड़े बड़े लोगों का केस सॉल्व करने वाला इंस्पेक्टर नहीं है, बल्कि मेरे जैसे आम लोगों का केस सॉल्व करने वाला एक अच्छा इंसान है, मैग्रेट द ग्रेट इंस्पेक्टर। इस तरह नीना बड़े गर्व के साथ कहने लगती है और तभी मैग्रेट की पत्नी उसे गले लगा लेती है और उसे ब्लेस करके दोनों वहां से निकलते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज की सेकंड मूवी यहाँ पर होती है खत्म। तो कैसी लगी मैग्रेट सीरीज की सेकंड मूवी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।